बच्चों देखो, अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखो, जैसा कि आप लोगों को अभी तक ये चीज़ पता चल चुकी है कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो बजट क्यों बनाती है, क्यों प्रिपेयर करती है। ठीक है, अब बात यह है भाई ये बजट दिखता कैसा है, ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट को आप ऐसे समझ लो कि ये एक तरह की फाइल है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट ने अपने आने वाले साल के लिए कितने कितने खर्चे हो सकते हैं, कितनी इनकम आ सकती है, उसको लिख रखा है। ठीक है, तो अकाउंट्स बनता होगा, जाहिर सी बात है इसमें जब चीज़ें लिखी होंगी तो देखो, सबसे पहली चीज़ भाई कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे गवर्नमेंट बजट में दो साइड्स होती हैं अलग अलग। ठीक है, दो साइड कौन कौन सी अलग होती हैं? एक तो होती है बजट रिसिप्ट, एक होती है बजट एक्सपेंडिचर। इसका मतलब सिंपल है, बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। देखो, बजट रिसिप्ट का मतलब ये है कि भाई गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलने वाला है, कितनी इनकम मिलने वाली है, उसको रिसिप्ट बोल देंगे। ठीक है, और दूसरी साइड पे गवर्नमेंट ये दिखा देगी कि भाई कितना खर्चा होने वाला है, उसको एक्सपेंडिचर बोल देंगे। तो ये दो अलग अलग साइड होती हैं। फिर जो इनकम भी मिलने वाली है उसमें दो अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट, एक कैपिटल रिसिप्ट। सेम ऐसे ही एक्सपेंडिचर में भी होता है एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे, पर यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ आपको ये बता दूँ। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब ऐसी रिसिप्ट या ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट को लगता है कि यार ये रेगुलर मिलती रहेगी। ठीक है, ये डेली बेसिस पर थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी, तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट हो गई। और कुछ ऐसी इनकम जो उनको बीच बीच में मिलेगी, थोड़ी तो मतलब अमाउंट तो ज़्यादा होगा पर इंटरवल्स के, कुछ इंटरवल्स के बाद मिलेगी, रेगुलर नहीं मिलती है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। ऐसे ही सेम एक्सपेंडिचर होता है। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे खर्चे कर रही है जो रेगुलर बेसिस पर होंगे तो उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देंगे। और अगर कुछ ऐसे खर्चे गवर्नमेंट करने वाली है जो बीच बीच में होंगे और बड़े बड़े खर्चे होंगे, ठीक है, रेगुलर नहीं होंगे लेकिन, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ये तो कुछ छोटी छोटी सी बात हो गई। अब देखो, जब भी देखो, अब जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हो उनको ये तुरंत समझ में आ जाएगा। तुरंत कैसे समझ में आ जाएगा? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अकाउंट्स क्या होता है, और अकाउंट्स की कभी भी अगर दो साइड हो तो उनको इक्वल दिखाना होता है। तो सेम ऐसे ही गवर्नमेंट यहाँ भी करती है। ठीक है, वो क्या करती है, रिसिप्ट्स को और एक्सपेंडिचर को अकाउंट्स में अपने इक्वल दिखाती है। इसका मतलब ये कि जितना खर्चा होने वाला है और जितनी इनकम आने वाली है उन दोनों को इक्वल दिखाना पड़ता है। हालांकि बजट इक्वल बनता नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार कि जितने खर्चे हमारे होने वाले हैं उतनी ही हमको इनकम मिलेगी। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। किसी केस में हो सकता है, मे बी ये भी हो जाए, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। अगर मान लो गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यार मेरे खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम होगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो एक छोटा सा एरिया दिखा देती है, भाई इतना हम लोन ले लेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मान लो ये हमारे पास दो साइड्स हैं अलग अलग। ठीक है, यहाँ पर मान लो उनको दिखाना है कि भाई मेरे पास कितनी इनकम आने वाली है, और यहाँ उनको दिखाना है कितना खर्चा होने वाला है। अब मान लो जो खर्चा था वो कह रहे हैं भाई हमारा 10 लाख का होने वाला है। ठीक, और इनकम जो इनको टोटल मिलने वाली थी वो मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 6 लाख मिल रही थी, और 2 लाख मिल रही थी, ठीक है, और 1 लाख मिल रही थी। अब ध्यान से ये उन्होंने देखा कि यार 6 2 8 और 1 9, यानी कि ये टोटल 9 लाख हो रहा है, हमारी इनकम तो कम हो रही है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, तो अकाउंट को कैसे बराबर करें? तो वो क्या करते हैं, वो लोन ले लेते हैं। कितने का? वही 1 लाख का लोन ले लेंगे, और जैसे ही वो 1 लाख का लोन लेंगे ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगे। अब आप ये सोचो, ये जो इस साल का लोन लिया है क्या इसकी पेमेंट की जाएगी? तो हाँ, इसकी पेमेंट की जाएगी। इस साल लोन लिया है, अगले साल इसकी पेमेंट की जाएगी। तो इस तरह से कुछ इसको मैनेज किया जाता है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तब ऐसे करेंगे, अगर इनकम ज़्यादा हो तो कहाँ खर्चा करना है ये देख लिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ इसको जो है इक्वल कर दिया जाता है। अब बात ये आई, चलो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट को आराम आराम से समझते हैं। ठीक है, कि भाई अगर रेवेन्यू रिसिप्ट होता है या रेगुलर इनकम गवर्नमेंट को मिलने वाली है इस साल में, तो कहाँ कहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट की पहले कुछ बातें आप लोग जान लो। क्या यहाँ लिखा है, नाइदर क्रिएट लायबिलिटीज फॉर द गवर्नमेंट। ये ऐसी इनकम है जिससे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ती, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता है कि उसको पैसा चुकाना है। ये एक तरफ है, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया वो रख लेगी। ठीक है, उसको कहीं अलग उसको चुकाना नहीं है, कोई उसकी लायबिलिटी नहीं बढ़ी, उसने उधार नहीं लिया कहीं से उसको बाद में चुकाना पड़ेगा। दूसरी चीज, नॉर कॉजेज एनी रिडक्शन इन एसेट। गवर्नमेंट के पास पैसा है, अच्छा इसको ऐसे समझो, मान लो कि एक पर्सन है जिसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये भी तो कर सकता है कि वो अपना कोई सामान बेच दे।
अपना घर बेच दे, बिल्डिंग बेच दे, फैक्ट्री बेच दे, कोई भी सामान बेच दे, तो उससे भी उसको इनकम मिल सकती है ना। तो अगर कोई सामान को जब बेच के इनकम मिलती है तो उस सामान को हम एसेट बोलते हैं असलियत में। लेकिन यहाँ पर इसके नेचर में क्या लिखा है, नॉर कोजेस एनी रिडक्शन इन एसेट, मतलब सरकार कोई सामान नहीं बेचेगी, उसको इनकम मिलनी चाहिए और उसने कोई उधार ना लिया हो, उसने अपना कोई सामान ना बेचा हो, ठीक है। और रिकरिंग इन नेचर मतलब रेगुलर मिलती रहे ऐसी इनकम, तो वो सारी की सारी रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगी, ठीक है। सिंपल मतलब ये है कि सरकार की वो सारी इनकम जिसमें उसने कोई उधार ना लिया हो या अपना कोई सामान ना बेचा हो और रेगुलर बेसिस पर उसको ऐसी इनकम मिल रही हो, वो सारी की सारी वो क्या करते हैं, वो रेवेन्यू रिसिप्ट में डाल देते हैं। और इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट की, मतलब भाई सरकार के पास पैसा आने वाला है, ठीक है, और वो रेगुलर बेसिस पर आने वाला है, ठीक है। अब यार ये सरकार के पास जो पैसा आएगा वो कहाँ कहाँ से आएगा, अगर हम ये सारी चीज़ें सीख जाएं तो रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट दोनों हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको क्लासीफाई करते हैं पहले और समझते हैं बात को ध्यान से। देखो अगर सरकार को मान लो कोई पैसा है मिलना, ठीक है, और वो रेगुलर बेसिस पर मिल रहा है, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो सरकार को जो पैसा मिल रहा है वो टैक्स से मिल रहा है, टैक्स के बारे में आप सब लोग जानते हो, दुनिया भर के टैक्स लगाती है गवर्नमेंट हमारे ऊपर, ठीक है। तो या तो गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा मिलेगा या नॉन टैक्स पैसा मिलेगा, मतलब फाइन्स या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज या फीस वगैरह लेकर के पैसा मिलेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले टैक्स रिवेन्यू को समझते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट के पास टैक्स से पैसा कैसे कैसे पहुंचता है या कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं। सबसे पहली चीज़, टैक्स दो तरह के होते हैं, आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखना। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसको समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ऐसा टैक्स जो जिस पर्सन के ऊपर लगाया गया है, इम्पोज किया गया है, उसी को वो पे करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, तो ऐसे को बोलेंगे हम डायरेक्ट टैक्स। और कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं जो लोग क्या करते हैं ना, मतलब लगा तो किसी और के ऊपर होता है और पे कोई और करता है, ठीक है, तो ऐसे में उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। देखो इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। डायरेक्ट टैक्स को मैंने क्या कहा है, भाई जिसके ऊपर लगा है वही पे करेगा। देखो इनकम टैक्स है, अब मान लो मेरी इनकम है, ठीक है, और गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी इतनी इनकम है या इतने से ज़्यादा इनकम है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर मेरी इनकम है तो मैं ही तो टैक्स पे करूँगा, मेरा पड़ोसी थोड़ा ना कर देगा, है ना। तो इसलिए इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स, मेरा टैक्स मैं पे करूँगा। कॉर्पोरेट टैक्स, देखो जो कंपनी का टैक्स है, भाई जो कंपनी चला रहा है वो अपना टैक्स खुद पे करेगा, ये भी डायरेक्ट टैक्स है। वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स, मेरे पास प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, ऐसा है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर जो ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, वो भी तो टैक्स पे करेगा। तो उसकी प्रॉपर्टी है तो वो खुद ही टैक्स पे करेगा, ठीक है, और कोई उसका टैक्स थोड़ी ना पे करेगा। तो ऐसे टैक्सेस जिनको वो लोग खुद पे करते हैं उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। अब बात आई फिर इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है। देखो इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने ये बोला है टैक्स किसी और का है, भरेगा कोई और। कैसे, देखो सेल्स टैक्स, ये टैक्स लगता है कंपनी के ऊपर, जब कंपनी कोई सामान को सेल करती है, बेचती है, पर कंपनी इस टैक्स को भरती नहीं है। ये जो टैक्स है ये कस्टमर भरते हैं। कैसे, आप कभी भी अगर जाओगे ना तो देखना एमआरपी लिखी होती है, किसी भी सामान के ऊपर एमआरपी लिखी होती है, और फॉर एग्जांपल उस पर लिखा भाई कि ये 10,000 की है, ठीक, और उसके साथ में यहाँ लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा होता है ना। अब ये सेल्स टैक्स इसमें जुड़ा होता है और दुनिया भर के टैक्स जुड़े होते हैं। ये टैक्स असलियत में कंपनी के ऊपर लगाया जाता है कि भाई आप सेल कर रहे हैं, आपको पे करना है, पर कंपनी क्या करती है, एमआरपी में जोड़ के कस्टमर से पे करवा देती है। समझ में आ रहा है। देखो ऐसे ही सर्विस टैक्स होता है। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट सेल तो नहीं करती पर वो सर्विस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट वगैरह हो गए, आपके सलून हो गए, ठीक है, स्पा वगैरह हो गए, तो ऐसी जगहों पर वो आपको सर्विस देते हैं, उन पर भी टैक्स लगता है, वो भी कस्टमर से पे करवा लेते हैं। उसके अलावा एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ऐसा टैक्स होता है जो कंपनीज के ऊपर लगता है, या आप कह सकते हो प्रोड्यूसर्स के ऊपर लगता है। वे लोग जो सामान को बना रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगता है। वो भी टैक्स क्या करते हैं, दूसरों से पे करवा लेते हैं, जोड़ देते हैं, एमआरपी पे जुड़ा होता है सारा, ठीक है। उसके अलावा कस्टम ड्यूटी, देखो अगर आप किसी सामान को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें तो ऐसे में टैक्स लगता है, ठीक है। सामान कोई और भेज रहा होगा, फॉर एग्जांपल सामान किसी और ने भेजा है, ठीक है, आप यहाँ पे उसको ले रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। भेजा किसी और ने था, उसका टैक्स था,
पर आप पे करोगे। ऐसे ही अगर आप यहाँ से सामान भेजोगे तो दूसरी कंट्री में जो पर्सन है वो इसको पे करेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से चीज़ें चलती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो देखो, अब जब टैक्स की बात आती है ना, तो हमारी गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा टैक्स से पैसा आता है। और मैं सच्ची बताऊं, और आप लोगों को एक रियलिटी बताऊं ना, तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है, या हम कहते हैं जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट की, वो टैक्स है। हमारी गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पैसा, या किसी भी गवर्नमेंट के पास मोस्टली केसेस में, कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो इनकम बनती है गवर्नमेंट की, वो टैक्स से जनरेट होती है, ठीक है। अब सोचो यार, गवर्नमेंट इतना सारा टैक्स जो है ले रही है, उसके बाद भी हमारी जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है, इतना पीछे कैसे है? पता है, कभी कभी मेरा मन ये करता है यार, कभी कभी मैं जाऊँ गवर्नमेंट के पास, जाऊँ किसी दिन, ठीक है, और उनसे मैं बोलूँ कि सब अब टैक्स पे टैक्स भरवाते जा रहे हो, पर विकास नहीं हो रहा देश का, है ना। बोल सकते भाई, सनी देओल वाला डायलॉग कभी कभी मेरा मन करता है बोलेगा कि जनाब टैक्स पर टैक्स भरवाए जा रहे हो, लेकिन देश में विकास नहीं हो रहा, या विकास करने बैठे या अपनी जेब भरने बैठे हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है, पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस टैक्स में भी चोरी कर लेते हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हों, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टैक्स को चोरी कर लेते हैं, और यही चोरी करना आपका ब्लैक मनी बन जाता है, ठीक है। तो सरकार तक जितना पैसा पहुंचना चाहिए, कई बार वो पैसा पहुंच भी नहीं पाता, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं ग्रो करने में इकोनॉमी को। तो ये तो बात हो गई हमारी टैक्स की। आई होप कि टैक्स तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। बात करते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट के पास रेगुलर बेसिस पर पैसा आने वाला है, ठीक है, पर वो टैक्स से नहीं आएगा, किसी और तरीके से आएगा। कैसे आएगा? देखो भाई, पहली चीज़ तो ये कि कमर्शियल रिवेन्यू होगा। गवर्नमेंट के अपने कुछ बिजनेस चलते हैं जहाँ से उसको अच्छी खासी इनकम मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं कमर्शियल रिवेन्यू, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट को मिल जाता है, और ये कोई टैक्स थोड़ी है कि किसी से भरवाए पब्लिक से। दूसरा, इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने अपने कुछ पैसे कुछ लोगों को दे रखे हैं एज अ लोन, तो उस पर इंटरेस्ट मिल जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। डिविडेंड प्रॉफिट, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स ले रखे हैं, या उनसे आप कह सकते हो कि मर्ज कर रखा है अपने साथ को, ठीक है, तो उस पर उनको प्रॉफिट मिल जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर से, अलग कंट्रीज से, हमको अब्रोड से मिलती हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ग्रांट्स एंड गिफ्ट। फॉर एग्जांपल, आपको अमेरिका ने कुछ हमारी इंडिया को गिफ्ट दे दिया, या कोई डोनेशंस वगैरह दे दी, कोई भी चीज़ दी, ठीक है, तो वो सारी जो इनकम है वो इसमें आ जाएगी। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है वो मिलता है फीस से। अब फीस कौन कौन सी है? देखो, बहुत सारी चीज़ों की फीस गवर्नमेंट आपसे पे करवाती है, ठीक है। जैसे आपकी लाइसेंस फीस, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस, आपके कुछ स्कूल्स में छोटी मोटी फीसें लगी तो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी वो हो गई, ठीक है। तो इस तरह से पैसा मिल जाता है। उसके अलावा जो पैसा मिलता है वो मिलता है फाइन से या पेनल्टीज से। अब फाइन कैसे लगता है? देखो, फाइन लगने का आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जांपल देता हूँ। आजकल जो हमारे KTM लवर्स हैं, वो क्या करते हैं, KTM खरीद लिए, घर से निकलते हैं, हेलमेट इन्हें लगाना नहीं है, क्यों? बाल खराब हो जाएंगे, वैक्स लगा कर, स्पाइक्स वगैरह बना करके बालों में, ठीक है, और तैयार होते हैं। और फिर होता क्या है भाई, सबको पता है, इम्प्रेस करने के लिए जा रहे हैं, KTM चलानी है। अभी लोग क्या करते हैं, बिना हेलमेट के बाइक निकाली, और फिर होता क्या है कि घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ट्रैफिक पुलिस वाले मिल जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, देखते हैं, अरे भाई साहब देखो, आप भले ही कितने भी हैंडसम क्यों ना हो, कितने भी सुंदर क्यों ना हो, ये आपको माफ़ नहीं करने वाले, ठीक है। तो देखते हैं आपके पास हेलमेट नहीं है, वो फटाक से आपका एक चालान काट देते हैं, फाइन, समझ लो, फाइन लगा देते हैं। तो ये फाइन भी गवर्नमेंट के पास चला जाता है। ये फाइन गवर्नमेंट के पास तब जाता है जब आप चालान कटवाते हैं। अगर आपने ऐसे किया ना कि नहीं सर, थोड़ा 100-200 लेके कर दो, और आपने उस पुलिस वाले की जेब में वो पैसा डाल दिया, तो वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचता, और ऐसी इनकम ब्लैक मनी बन जाती है उस पुलिस वाले की जो वहाँ पर आपसे ये ले रहा है। तो मेरी राय आप लोगों के लिए रहेगी, अब कभी भी बाइक चलाओ प्लीज़ हेलमेट ज़रूर पहनो, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं पेनल्टीज़ की। तो कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी पेमेंट्स हमको करनी होती है गवर्नमेंट को, और वो लेट हो जाती हैं, तो ऐसा में गवर्नमेंट हमारे ऊपर पेनल्टीज़ लगा देती है। फॉर एग्जांपल, आपको टैक्स पे करना था, आपने टाइम पे नहीं किया, आपका पेनल्टी लग जाएगी। किसी और चीज़ की पेमेंट करनी थी, आपने टाइम पे नहीं की, उसकी पेनल्टी लग जाएगी। तो ये सारी इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट में चली जाती है गवर्नमेंट के पास। उसके अलावा एक चीज़ होती है एस्चीट। एस्चीट बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्चीट का मतलब ये होता है,
मान लो आपके आस पड़ोस में कोई एक ऐसा पर्सन था जो काफ़ी रिच था, ठीक है, उसके पास घर था, थोड़ा बहुत खेत वगैरह था, पर उसकी फैमिली में कोई नहीं है। अब हुआ क्या, अचानक से मान लो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। अब पता ये चलता है यार कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको क्लेम करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है उसका जो मालिक बन सके। अब तो ऐसे में क्या करती है गवर्नमेंट, उस प्रॉपर्टी को अंडर में लेती, अपने ले लेती है, मतलब खुद ले लेती है उसको। तो ऐसे में ये भी उसकी इनकम बन जाती है, बाद में उस प्रॉपर्टी को और बाकी चीज़ों को सेल कर देगी, ठीक है। तो ऐसे इनकम भी गवर्नमेंट के पास जाएगी और ये रेगुलर बेसिस पर हो जाती है अक्सर। तो इसको हम बोलते हैं भाई ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। आई होप यहाँ तक तो एकदम क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं यार, चलो ये रेगुलर बेसिस पर होने वाली इनकम थी, समझ में आ गई। अब ये कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? देखो कैपिटल रिसिप्ट में पहले क्या लिखा है ये समझते हैं। क्या लिखा है? आइदर क्रिएट्स लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को ये बढ़ा देगा। मतलब फॉर एग्जांपल हो सकता है गवर्नमेंट ने कोई पैसा उधार ले लिया हो, ये सब तो अलग चीज़ थी, गवर्नमेंट को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी और ऐसे में गवर्नमेंट ने कुछ लोन ले लिया, पैसा ले लिया बड़े अमाउंट में। तो रेगुलर बेसिस पर तो लेते नहीं होंगे, कभी कभी लिया होगा, तो उसकी लायबिलिटी बढ़ गई। या फिर ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट ने अपनी कुछ एसेट थी उनको सेल आउट कर दिया, बेच दिया, तो ऐसे में उनकी जो एसेट है वो रिड्यूस हो जाएगी, इससे भी पैसा मिल सकता है। तो ये दो चीज़ें होंगी, या तो उन्होंने पैसा उधार लिया होगा, लोन लिया होगा, या अपनी किसी एसेट को बेच दिया होगा, अपनी कोई बिल्डिंग बेच दी होगी, कुछ शेयर्स बेच दिए होंगे, ठीक है, या उनके कुछ ऐसे थे जो डेटर्स थे पुराने, उन्होंने अपनी पेमेंट कर दी होगी। तो डेटर्स को भी हम एसेट मानते हैं, मतलब ऐसे लोग जिनसे गवर्नमेंट को पैसा लेना था, ठीक है, उनको गवर्नमेंट बोलती है भाई ये हमारे डेटर है, ठीक है। तो ये भी एक एसेट की तरह होता है। अगर उन्होंने अपना पैसा दे दिया, चुका दिया गवर्नमेंट को, तो भी एसेट रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ क्या लिखा है, नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट रोज रोज जा करके भाई जो है लोन लेती रहेगी लोगों से, ठीक है, या बैंक से लोन ले लेगी, या जो है अपने सामान, अपने जो एसेट्स हैं उन सबको बेचेगी। ऐसा रेगुलर बेसिस पर तो होता नहीं होगा, कभी कभी ये इमरजेंसी केसेस पर ऐसा होता होगा। तो इसीलिए इसको लिखा नॉन रिकरिंग इन नेचर, ठीक है। तो ऐसे सारी की सारी जो पेमेंट इनकम होगी उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, ठीक है। अब ये किस तरह से होता है, देखो, या तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बोरवेइंग कर ली, ठीक है, कहीं से बहुत ज़्यादा लोन ले लिया या कोई भी और लायबिलिटी अपने ऊपर चढ़ा ली, ठीक है, तब उनकी कैपिटल रिसिप्ट बढ़ जाएगी, मतलब उनको इनकम मिल जाएगी गवर्नमेंट को। या फिर रिकवरी ऑफ लोन, उनके कुछ डेटर्स थे, उन्होंने पैसा चुका दिया तो इनके लोन की रिकवरी हो गई, वहाँ से पैसा मिल जाएगा जी। उसके अलावा क्या होगा, अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट का मतलब ये कि गवर्नमेंट की अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट थी, कहीं शेयर्स वगैरह उन्होंने परचेज कर रखे थे और पैसों की जरूरत थी, उन्होंने कहा यार शेयर बेच देते हैं, ठीक है, सेल आउट किया, पैसे मिल गए, तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। या गवर्नमेंट की अपनी कोई कंपनी थी, कोई एंटरप्राइज थी, या कोई बिल्डिंग थी जो अब इस्तेमाल में नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको बेच दिया, तो उसको भी डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ऐसे में भी गवर्नमेंट तक पैसा पहुंचता है, इनकम पहुंचती है, और ये काफ़ी बड़े अमाउंट में इनकम होती है। ध्यान ये रखना कि ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है, ये रेगुलर बेसिस पर नहीं मिलती। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अब क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसको पूरा समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग।